अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पाइथन को लेके चल रहे हैं हम। तो उसी पे आज भी बात होगी। और इवन कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी आज उस पे भी काम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर्स हमारे सर बिलाल रजा और मैम मरीन ताहिर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर सेशन टुडे एंड ओवर टू यू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ठीक है। कल थोड़ा सा सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे कल का, और उसके बाद टाइम ज़ाया करने के बजाय हम डायरेक्टली फ़ौरन स्टार्ट करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो भी साथ देते रहेंगे। और फिर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली फंक्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, और उससे पहले हम पाइथन की थोड़ी इनर वर्किंग देख लेंगे, सो यू गाइस विल फील कंफर्टेबल वाइल वर्किंग विद पाइथन। ठीक है? और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और इंटरेस्ट हो जाता है फिर पाइथन के साथ ना। तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर टाइम बचा, एंड आई वुड से कि 1 आवर्स का सेशन है, तो इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट्स एक बना लेंगे, और साथ साथ हम जो हमारा असाइनमेंट है, हमारे पास 2 डिफरेंट असाइनमेंट हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और फिर आप लोग फिर उसके हिसाब से फिर देख लेगा। ठीक है? तो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट रिवीजन। लेट मी फर्स्ट शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, here we go. And let me just open a finder. Python LT always also there. अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में जितना भी पढ़ा है वो सारा ही, ताकि हम रिवीजन पे ले लें, ताकि फिर कोई ना कोई चीज़ ना, कुछ बाद में कुछ पॉइंट रेज हो जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन मिल जाए, और कोई नई चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं, तो वो भी हम उसको ना कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पाइथन के बारे में पढ़ा। पाइथन क्या चीज़ है? पाइथन एआई के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक लैंग्वेज है। एआई में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले पाइथन में आती है। दैट्स वाई आई मीन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वर्क्स विद पाइथन, एंड दे लव वर्किंग विद पाइथन। ठीक है? तो ये सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद हमने पाइथन के बारे में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा, और हमने पाइथन को देखा कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। फिर हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था। कंपाइलर क्या चीज़ है? आई जस्ट रेज द पॉइंट फॉर कंपाइलर। आई ओनली रेज द पॉइंट फॉर कंपाइलर्स, जिसके बारे में हमने देखा था कि उसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने के बजाय पूरी की पूरी फाइल एक साथ जाती है और वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है? और कंपाइलर का कोड भी इतनी बहुत मुश्किलों से समझ में आता है। ठीक है? अगर आपने HTML का सोर्स कोड देखा हो तो वो कंपाइल्ड हुआ हुआ होता है, जिसमें सारा कोड एक साथ लिखा हुआ होता है। ठीक है? तो वो कंपाइल होता है, ये इंटरप्रेटर है। ठीक है? और उसके बाद हमने फिर हम स्टार्ट हुए थे वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? और प्रिंट की हमने स्टेटमेंट देखी थी। प्रिंट हम जो भी करते हैं वो टर्मिनल पे आ जाता है। और वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास सपोर्ट करते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो हम बेसिकली जो मल्टीपल काइंड ऑफ बाइट्स लेते हैं। ठीक है? जो आपकी रैम को यूज़ करते हुए आपका डेटा स्टोर करता है। तो आप जो भी वेरिएबल बनाते हो उसका एक नाम होता है, उसका एक एड्रेस होता है, जो बेसिकली मेमोरी को एलोकेट करता है और मेमोरी से डेटा लाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है? तो सो वेरिएबल इस काइंड ऑफ कंटेनर। अब फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा टाइप्स के बारे में पहले आते हैं। डेटा टाइप्स हमने 7 डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने पढ़ी, और जिसमें से हमने स्ट्रिंग पढ़ा, इंटीजर पढ़ा। स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट के लिए होता है, इंटीजर हमारे पास नंबर्स के लिए होता है, फ्लोट्स हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ के लिए होता है। ठीक है? और हमारे पास फिर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा कि अगर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा है और हम उसको एक ही जगह स्टोर कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल चीज़ें, सॉरी, अगर हम वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे तो हर वेरिएबल अपनी अपनी एक बाइट्स लेगा, अपनी अपनी मेमोरी एलोकेट करेगा। सो दिस वॉन्ट बी गुड एज अ डेवलपर कि हम हर किसी के लिए अलग अलग बाइट्स दें। ठीक है? तो हमने एक ही लिस्ट बना दी, एक ही कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज रख दी। ठीक है? उसके बाद हमने टपल्स के बारे में पढ़ा। टपल्स भी लिस्ट की तरह का होता है, बस डिफरेंट इज दैट कि वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल सेंस के अनएडिटेबल, मतलब हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये टपल्स और ये लिस्ट के बारे में डिफरेंट है। और हर जो हमारे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट है,
इंटीजर्स हैं और स्ट्रिंग है, हर किसी की अपने बाइट्स होते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, लिस्ट इंटीजर्स हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट्स हमारे पास 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बाइट्स होती हैं, और बाइट्स हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ठीक है, जो 0 और 1 की बेस पे होती है, जहाँ पे हमारे पास डेटा चेंज हो गया, वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है, बट दिस इज काइंड ऑफ बेसिक थिंग। उसके बाद फिर हम लूप्स, लिस्ट के बाद हमने लिस्ट में थोड़े हमने मेथड्स पढ़े। अपेंड का एक मेथड होता है जो हमारे पास चीज़ ऐड करने में, मतलब कोई भी वैल्यू को अगर हम लिस्ट में ऐड करें तो उसमें काम आता है। और फिर हमने टपल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, और उसके बाद हमने स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था स्लाइसिंग के बारे में, कि स्लाइसिंग ज़ीरो से हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास लिस्ट में, जो इंडेक्सेस मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर यूज़र्स लिखूं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा बिलाल, इधर मैंने लिखा फवाद, ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स होता है, ये होता है फर्स्ट इंडेक्स। इसी तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इंडेक्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव के होते हैं बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ इंडेक्स, जब हम मल्टीपल डेटा के साथ और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सो वील माइट हैव थाउजेंड्स ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, और इंडेक्सेस स्टार्ट जीरो से होते हैं, और एंडिंग हमारे पास लेंथ ऑफ लिस्ट होती है जो उसकी एंड होता है। ठीक है, और फिर हमने लूप के बारे में हमने पढ़ा कि लूप क्या होता है, कि अगर रिपीटेडली कोई काम परफॉर्म करना हो तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर हमने लूप को लिस्ट के साथ लगा के पढ़ा कि लूप्स को हम लिस्ट के साथ कैसे उसमें आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि पहले जीरो इंडेक्स आ जाता है आई के अंदर, फिर फर्स्ट इंडेक्स आ जाता है, फिर सेकंड इंडेक्स आ जाता है, फिर थर्ड इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने लूप्स के साथ हमने थोड़ा पढ़ा। और जब लूप्स हमारे पास कवर हुए तो हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा, कि कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो वैल्यू असाइन करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि इक्वल टू है, ये तो सब मैथ में भी हम ए इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो वो भी होता है हमारे पास, तो वो तो सिमिलर है, तो उसमें कोई डिफरेंट है नहीं। ठीक है, और अर्थमेटिक हमारे पास, जो हमारे पास मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए काम होते हैं, जैसे कि वी हैव प्लस माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन, और फिर डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश का साइन होता है जिसके थ्रू हम डिवीजन करते हैं। फ्लोर डिवीजन हमारे पास होती है, वो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट। मल्टीप्लिकेशन का अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो यूज़ होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो हमने पढ़े। और फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिसको हम लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारे पास ग्रेटर देन के साइन होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इस तरीके से हमारे पास लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कंडीशनल के हमारे पास ऑपरेटर्स। फिर हमने इन ऑपरेटर्स को हमने मिक्स करा कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ़ और एल्स के साथ हमने देखा, तो वो हमने देखा। और फिर हमने लूप के अंदर एक प्रोग्राम भी बनाया था, इफ़ और इफ़ एल्स का, तो वो सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया। फिर हम थोड़े एडवांस टॉपिक पे आए, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फंक्शंस क्या होते हैं, एक फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल आपको रिपीटेडली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप एक फंक्शन बनाओगे, उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो उस ऑपरेशन का और उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, और जब भी आप उस ऑपरेशन को या उस फंक्शन को कॉल करोगे, वो जो फंक्शनैलिटी होगी, वो जो ऑपरेशन होगा, वो खुद ब खुद परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फंक्शन। हमने इसमें स्विच के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कि स्विच ऑफ का अगर मुझे फंक्शन बनाना है, रात को 10 बजे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लाइट स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा, और मैं उसको कॉल कर लूँगा हर रात को 10 बजे। और आई कैन ऑल्सो कॉल 10 AM, मतलब मैं सुबह भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म जरूर होना है जब भी मैं उसको कॉल करूंगा। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग दैट वी डिस्कस अबाउट फंक्शन। ठीक है, और हमने ये देखा था फंक्शन का सिंटैक्स हमने देखा था, और हमने ये देखा था कि फंक्शन के अंदर हम प्रोग्रामिंग का कोई भी काम कर सकते हैं जो हम बाहर करते हैं। ठीक है, ये स्कोप होता है पाइथन के अंदर, मतलब हर हर लैंग्वेज के अंदर एक स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप और एक होता है लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, जिसको हम फंक्शनल स्कोप भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जो हमारे पास ये जो हम बाहर जो लिख रहे हैं ना चीज़ें, जैसे मैंने प्रिंट करा है, ये हमारा ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये मैंने यूजर्स का वेरिएबल बनाया, ये है ग्लोबल स्कोप। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन के अंदर, मतलब इस इंडेंटेशन, फंक्शन के इंडेंटेशन के जो अंदर आ रहा है, ये है हमारे पास फंक्शनल स्कोप। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्कोपिंग होती है। इसी तरीके से इफ एल्स में भी हम इफ एल्स के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर इंडेंटेशन बना के जो भी काम कर रहे होते हैं, तो वो इफ का स्कोप होता है। फॉर लूप के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं, तो फॉर लूप का एक स्कोप होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ स्कोप होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, हर लैंग्वेज का ये सीन है। हमने फिर इधर हमने आके फिर हमने एक कैलकुलेटर बनाया था सिंपल, और फिर वहां पे हमने एंड कर दिया था। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव डन इन आवर 2 क्लासेस। आई थिंक you if you have learned all of the thing that I just discussed, so you are crossing the intermediate stage. ठीक है,
तो ये हमारे पास नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन सारे इसमें अगर कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मुझे बताएं, एंड इफ़ आई कैन आंसर अबाउट इट सो आई विल श्योरली आंसर इट। और अगर नहीं है, क्लियर है, तो फिर हम दूसरी चीज़ों पे मूव कर जाते हैं इंशाल्लाह आज। जी, आई कुड नॉट हेयर। क्लियर, दैट्स ऑसम। एनीवन एल्स? वन मोर रिप्लाई प्लीज। यस सर, जो डेफ का फंक्शन है इसे रिपीट कर दें। अच्छा, डेफ का फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या करता है, ठीक है। मतलब हमें एक रिपीटेडली अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम एक फंक्शन बना के रख देंगे, और उसको हम जब भी कॉल करेंगे हम एक फंक्शन का एक नाम देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इधर नाम दिया हुआ है कैलकुलेटर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इसका नाम हो सकता है एबीसी भी नाम हो सकता है, इसका जो आपका नाम है वो नाम हो सकता है, इसका मेरा नाम बिलाल है तो मैं इस फंक्शन का नाम बिलाल भी रख सकता हूँ, ठीक है। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन, ये पाइथन को बताते हैं कि अब हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं फंक्शन का नाम, और ये हम पैरेंथेसिस खोलते हैं। ये पैरेंथेसिस हमसे सिंटैक्स है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, बस अभी के लिए समझे कि ये सिंटैक्स है। उसके बाद हम कॉलन, एक सेपरेटर होता है जो बॉडी यानी हमारा जो ऑपरेशन है उनके बीच में सेपरेटर होता है, ठीक है। और फिर जो भी ऑपरेशन होता है ये हमारे पास एक तरीके से फंक्शनैलिटी होती है उस फंक्शन की। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी हो रही होगी ना वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगी। जैसे हम जब भी टर्मिनल को कॉल करते हैं, टर्मिनल पे हम फाइल को कॉल करा तो क्या होता है, पाइथन की फाइल के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो कॉल हो जाता है। इसी तरीके से हम जब फंक्शन को अपने कोड के अंदर कहीं भी कॉल करेंगे ना, तो जो फंक्शन के अंदर जो काम हो रहा होगा ना वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे जब तक काम नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फंक्शन एक्चुअली इज। यू गॉट इट? यू गॉट इट? जी, समझ में आ गया आपके? ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ऑसम। ठीक है। अच्छा, अब आज थोड़ा सा ना इनर पे काम करते हैं। आज हम पाइथन की ना इनर वर्किंग पे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, सबसे पहले ना बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो कंप्यूटर है ना, आपके कंप्यूटर को ना ये जो पाइथन की लैंग्वेज है ना ये समझ नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये क्योंकि एक मिनट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, दैट्स फाइन। अच्छा, पाइथन गौर से सुनिएगा ना इसको। दिस इज नॉट नेसेसरी बट इफ यू लर्न अबाउट इट सो दिस विल मेक यू कंफर्टेबल वाइल वर्किंग विद पाइथन, और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारी कंप्यूटर को ना, मतलब जो कंप्यूटर है उसको पाइथन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको ना सी की लैंग्वेज समझ में आती है, ना जावा समझ में आती है, ना जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है, ठीक है। उसको समझ में क्या आता है, उसको समझ में आता है बाइट्स कोड, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जो कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्यों समझ में आती है? क्योंकि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को ट्रेन ही मशीन लैंग्वेज के ऊपर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बेसिकली मशीन लैंग्वेज ना लो लेवल लैंग्वेज है और बहुत फास्ट लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को कहते हैं किससे कहते हैं हम उसको? हम कहते हैं जीरो और वन को, ठीक है। मशीन बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास टू बेस होती है उसकी, और उसको हम कहते हैं जीरो और वन। पूरा जो हमारे पास पूरा जो कंप्यूटर और रैम और ये जितनी भी चीज़ें ना, मतलब जो हम ऐप बना रहे हैं वो इंटरनली ना उसकी जो कोडिंग है, जो अभी हमने जो ये प्रोग्राम लिखा है ना, ये भी इंटरनली जो हमें टर्मिनल पे जो हमें आउटपुट दिख रहा है ना, ये सबसे पहले बाइट्स कोड में कन्वर्ट होता है, मतलब मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद कंप्यूटर को समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती। उसको नहीं पता ये फंक्शन क्या है, उसको नहीं पता ये प्रिंट क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता ये यूजर्स क्या लिखे हैं। उसको क्या पता है? उसको सिर्फ ये पता है जीरो और वन, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, सिंपल। और वो जीरो और वन की ना, हम बेसिकली जीरो और वन की बेस पे ही ना कंप्यूटर खुद ही ना ऑपरेशन बनाता है। इस पूरी लैंग्वेज को ना, जीरो और वन की जो उसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, पाइथन लैंग्वेज है, हम अपने आप को पाइथन के थ्रू समझते हैं। कंप्यूटर ना जीरो और वन की फॉर्मेट में समझते हैं अपने आप को ना, तो वो इस पूरे ऑपरेशन को ना जीरो और वन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एक पूरा प्रोग्राम बनाता है जीरो और वन की फॉर्मेट में, और फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर फिर उसको समझता है, फिर आपके टर्मिनल पे ना वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर को, भाई किसी को कंप्यूटर को बिल्कुल प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती। वो क्या करता है, वो जो हमारे पास प्रोग्राम जो है उसको सबसे पहले कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब जीरो और वन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और फिर वो आपको कंप्यूटर को देता है, और फिर कंप्यूटर टर्मिनल पे उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सिंपल था। जीरो और वन क्या है? बाइट कोड है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज है। यू गाइस कैन सर्च अबाउट इट कि बाइट कोड में हमारे पास कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अभी बस ये समझे कि बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर के पास जाता है, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कि क्या क्या सीन है बाइट कोड का? और फिर हम आगे मूव होंगे।
वेटिंग वेटिंग वेटिंग। सही थे, दैट्स ऑसम। जी। जी मोहम्मद आशिक। यस, आई एम वेटिंग। कहिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी आपने रेस हैंड रेस किया हुआ है मोहम्मद जी आशिक। जी। जी जी। अच्छा सर, जो ये मशीन का मतलब मशीन की लैंग्वेज होती है वो 01 होती है, तो हम तो उससे पाइथन में बात करते हैं, तो फिर जो मतलब वो कन्वर्ट करता है इसको 0 और 1 में, वो किस हम्म। तरह कन्वर्ट करता है, हाँ मतलब वो किस वही तरह समझ वही जाएगा। वही। हाँ वही हम अभी समझेंगे किस तरह कैसे करता है। ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया ना कि कन्वर्ट होता है। ठीक है, बस ये समझना है आपने अभी तक। सही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो तरीका होगा ना कि पाइथन की इनर वर्किंग हम समझ रहे हैं कि क्या तरीका है कि उस कोड को वो कन्वर्ट करता है। अच्छा देखें, मैंने ना एक डायग्राम बनाई थी, मैं लेट मी जस्ट सर्च कि वो डायग्राम अगर हमारे पास हो। मैंने कल बना रहा था क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं कल इसको इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन ये अभी तक खुली हुई है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि क्या सीन हुआ है। ठीक है, पहले मैंने एक सिंपल सी बस एक फाइल बना रहा हूँ मैं। आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं अभी सिंपल सी एक फाइल बनाया मैं, क्योंकि मैं डिफरेंट फाइल बना सकता हूँ पाइथन के जहाँ पे मैं काम करना चाहूँ। मैं अपनी 500 600 फाइल्स बना सकता हूँ अपने मतलब करंट इन्वायरमेंट में जहाँ पे मुझे पाइथन का काम करना है। मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, मैंने लिखा main.py। ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, मुझे अभी बस ये समझिएगा कि हम पाइथन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हम उस पर ही आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पाइथन कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं उसी चीज़ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी ये समझिएगा कि हमने पाइथन का काम किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेन.py कुछ भी हो सकती है, abc.py कुछ भी हो सकती है। मैंने main.py बनाई, मेरी मर्जी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेटर को ना इस main.py में कॉल करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैंने कैलकुलेटर हम क्यों बनाते हैं, फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको कहीं भी कभी भी कॉल कर सकें। ठीक है। अब मुझे main.py में जरूरत पड़ी है, हो सकता है किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मुझे इस वेरिएबल की भी तो जरूरत पड़ सकती है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े। मैं अभी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के फंक्शन को मुझे main.py की फाइल में जरूरत पड़ी है। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है इनर वर्किंग के लिए ना, बस आप समझिएगा कि मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी है main.py की फाइल में। अब मैं main.py की फाइल में आया, मैंने कहा कि भाई अगर कोई भी आपको फाइल से कोई भी काम इंपोर्ट करना होता है ना, मतलब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं ना कि इस कंट्री से उधर एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें, उधर से इधर इंपोर्ट हो रही हैं। तो पाइथन में भी ना फाइल्स में ऐसी होता है कि अगर मुझे एबीसी से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट करना। अगर मुझे एबीसी से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, हम क्या करते हैं, मुझे अगर पाकिस्तान से चाइना में कोई चीज़ भेजनी है तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, अगर मुझे चाइना से चीज़ें मंगवानी है तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेन.पी वाई को समझिएगा पाकिस्तान, मुझे मेन.पी वाई पाकिस्तान है, abc.py चाइना है। मुझे abc.py से कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं इंपोर्ट करूंगा किस चीज़ को, जो चीज़ मैं मंगवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब इंपोर्ट की ना एक तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट होती है, वो हम देखते हैं। मैंने सबसे लिखा मुझे कहाँ से मंगवानी है, मैंने कंट्री का नाम दिया, अभी ये समझिएगा मैंने फाइल का नाम दिया फ्रॉम। ठीक है। अभी मैं फाइल का नाम दूंगा, मैंने बोला एबीसी, ये फाइल का नाम है। ठीक है। उधर से इंपोर्ट कर लो। अब इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही मैं इधर कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा ना, ये मुझे बता देगा कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ठीक है। इधर एक मिनट रुका, मैं इधर लिख देता हूँ .abc ताकि वो आ जाए। ठीक है। इधर अब देखें, इधर मेरे पास दोनों आ गया। .abc जब मैंने कहा ना, इधर मेरे पास आ गया कि भाई कैलकुलेटर है और यूजर्स है, मतलब चाइना के अंदर या abc.py के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या चीज़, एक तो कैलकुलेटर का फंक्शन है और एक यूजर्स का वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। ठीक है, असल जो चीज़ है ना वहाँ पे मैं आना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर ना कैलकुलेटर को मैंने मंगवाया। हम एक काम करते हैं, इस फाइल का ना नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो कोई वजह है उसकी, लेकिन अभी छोड़ना, मैं आपको बता दूंगा वजह। abc1.py मैंने रखा है। ठीक है, और इसको मैं इधर abc1.py मैंने इधर रख दिया। ठीक है, इधर मैंने कैलकुलेटर मैंने मंगवा लिया, बस समझे, मैंने फाइल का नाम चेंज किया और कोई भी काम नहीं कर रहा है ऐसा ना। ठीक है, इधर मैंने abc.py को मैंने कॉल किया, इधर इधर मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। अब मैं कैलकुलेटर को अपनी फाइल में कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल फाइल्स भी बना सकता हूँ, उधर मैं कैलकुलेटर को कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल करना है, मुझे सिर्फ फ्रॉम लिखना है, उस फाइल का नाम लिखना है जहां से मैं चीज़ को मंगवाना चाह रहा हूँ, और फिर जो चीज़ मंगवानी है उसको कॉल करना है। ठीक है। अब मैंने कैलकुलेटर को इधर कॉल कर लिया। कैलकुलेटर को कॉल कैसे करते हैं, बेसिकली जैसे हमने इधर कॉल किया था कि सबसे पहले कैलकुलेटर का नाम और फिर पैरेंथेसिस करके कॉल करना, तो मैंने इसको इधर कॉल कर लिया। ठीक है, सिंपल सिंपल, ये तो हो गया हमारे पास काम। इधर ना मैं ये दो फाइल हटा देता हूँ, ये दो फाइल बेसिकली किसी और चीज़ के लिए हैं, ये मेरी एक्सटेंशन की वजह से आई हुई है, तो मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो देखें आप लोग। ठीक है, ये मैंने करा। अब मुझे क्या करना है, मैं अभी main.py हूँ, मुझे main.py की फाइल चलानी है। ठीक है, अब आप देखिएगा। ठीक है, इसको मैं इधर करता हूँ।
थोड़ा सा नीचे किया मैंने। अब इधर इधर नजर रखिएगा, इस तरफ ना, जहाँ पे मेरा फाइल एक्सप्लोरर है ना, यहाँ पे नजर रखिएगा जब मैं मेन डॉट पी की फाइल चलाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा पाइथन। हम फाइल कैसे चलाते हैं, पाइथन 3 लिखा, उसके बाद हम फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम दूंगा तो उस फाइल के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। इस फाइल के अंदर अभी क्या कोड है, कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल हो रहा है। वो फंक्शन कहाँ से आ रहा है, वो ABC1 की फाइल से आ रहा है। ठीक है, मैंने तो चला, मैंने ला मेन डॉट पी वाई। इधर नजर रखिएगा जब मैं इधर इंटर करूंगा। ठीक है, ये मैंने करा इंटर। ये देखें, ये खुद ही हो गया। कैलकुलेटर का हमारे पास पूरी की पूरी फाइल चल गई। ठीक है, क्या क्या हो रहा था वो हमने देख लिया कि भाई प्रिंट हो रहा था, और जो भी काम हो रहा था वो सब परफॉर्म हो गया। हमें काम से रिलेटेड अभी कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अभी हमें पर ऑपरेशंस को नहीं देखना, अभी जो हमारा असल काम है वो ये देखना है। ठीक है, मेरा मेन डॉट पी की फाइल कॉल हो गई। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेटर कॉल हो रहा था, कैलकुलेटर कॉल हो गया, हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये पाई कैश की हमारे पास फाइल क्यों बन गई, ये असल में ना, ये असल में डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या सीन है, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, अब हम पाइथन के उसी पे आते हैं कि क्या सीन था, उसके बाद हम इस पाई कैश पे आते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, अब हम आते हैं। अच्छा, पाइथन की जो भी कोड की फाइल है ना, वो सबसे पहले कोड की फाइल रहती है, जो अभी हमने इन्वायरमेंट में हमने देखी कि कोड की फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास कोड की फाइल है, जो है हमारे पास abc.py, ये कोड की फाइल है। ठीक है, अब क्या होता है इंटरनली, क्या होता है पाइथन का ना, जब भी हम कोई भी पाइथन जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ ना एक इंजन इंस्टॉल होता है जिसको हम कहते हैं वीएम। वीएम का मतलब होता है, पाइथन के अंदर होता है वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये बेसिकली पाइथन का एक तरीके से इंजन है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंजन होता है। जब भी आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं, वो इंजन खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई मसला नहीं था। अगर हमने जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करी तो जावास्क्रिप्ट का विम एक इंजन होता है जो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, सी का अलग एक इंजन होता है। ठीक, सी खुद एक इंजन है। ठीक है, जावा का एक अलग इंजन होता है। तो हमने पाइथन को जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो एक वीएम इंस्टॉल होता है जो होता है इंजन। ठीक है, अब वो इंजन करता क्या है, वो बेसिकली आपके पूरा जो प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस, वो जो कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो जो वीएम इंजन है ना, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस होता है, जो वीएम हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मतलब जो कन्वर्जन है ना, कंपाइल जो करता है प्रोग्रामिंग से, जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उससे जो बाइट कोड में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, वो वीएम करता है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद वो कंप्यूटर के टर्मिनल को देता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, वो जो बाइट कोड है ना, वो तो कन्वर्ट हो गया, तो कंप्यूटर अब अंडरस्टैंड कर सकता है उस बाइट कोड को, और फिर कंप्यूटर हमें आके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, मतलब हमें प्रोड्यूस कर देता है आंसर्स ना। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, ये हमने समझ लिया कि भाई वीएम होता है, वो सारी चीज़ होती है। अब समझना ये है कि ये पाई कैश क्या हुआ। ठीक है, अच्छा देखें, जब भी हम फाइल को ना डायरेक्टली, जब भी हम फाइल को चला रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जब कल कल मैंने मेन डॉट abc1.py की फाइल को चलाया था ना, जब तक ये नहीं बना था, जब तक पाई कैश का कोई भी फोल्डर नहीं बना था, जब मैंने इसको इंपोर्ट किया है ना, मतलब मेन की फाइल से, मेन की फाइल के अंदर abc.py को इंपोर्ट किया, और जब मैंने मेन की फाइल को चलाया, जब इसने पाइकेश का फोल्डर बनाया, इसकी वजह क्या है, अब देखें, जब मैं डायरेक्टली कोई भी फाइल को कॉल करता हूँ ना, और विदाउट एनी इंपोर्ट, ठीक है, विदाउट एनी इंपोर्ट, तो वो क्या करता है, वो जितनी भी ये कन्वर्जन है ना, मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हिडन रखता है। ठीक है, हिडन रखता है, वो इसको आपके सामने कभी भी शो नहीं करेगा अगर आप डायरेक्टली किसी फाइल को चलाओगे जिसके अंदर इंपोर्ट नहीं हो रही होगी कोई और फाइल। ठीक है, मैंने कल abc.py की फाइल को चलाया था, और इसके अंदर कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रही, आप देखें इसमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रही, और कल तक हमारे पास ऐसा कोई फोल्डर नहीं बना था। ठीक है, आज भी नहीं बना था। ठीक है, लेकिन जब मैंने main.py की फाइल को चलाया, और जब मैंने इसके अंदर abc वाली की फाइल के अंदर से मैंने कैलकुलेटर को इंपोर्ट किया, तो क्या हुआ, तो हमारे पास जो कन्वर्जन का प्रोसेस था ना, कौन सा कन्वर्जन का प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसको इसने क्या कर दिया, विजुलाइज कर दिया उसने। इसको बेसिकली वो हिडन नहीं कर पाया। क्यों नहीं हिडन कर पाया, वो इस वजह से, क्योंकि जब आप फाइल को इंपोर्ट कर रहे होते हो ना, तो वो एक ना वर्जन बनाता है बाइट कोड का, उस पूरी फाइल के लिए एक पूरा वर्जन बनाता है बाइट कोड का, और वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपकी करंट डायरेक्टरी में ना, एज क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए ना वो उसको रखता है, और फिर जब आप उस फाइल का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो आपको टर्मिनल को प्रोवाइड करता है। मतलब आप ये समझे कि जब हम डायरेक्टली किसी फाइल को चलाते हैं, तो वो उसका हिडन कर देता है, वो उस प्रोसेस को नहीं देखता, नहीं दिखाता आप लोगों को। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हुए उस फाइल को चलाते हैं, तो वो जो इंपोर्ट करने वाली जो फाइल है ना, उसको वो बेसिकली जो प्रोसेस है फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू बाइट कोड, वो उसको ना
विजुलाइज करता है, मतलब आपको दिखा देता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास कन्वर्जन का। अब हम एक काम करते हैं, हम ना देखते हैं ये है क्या। अब जाहिर सी बात है, मैंने जो फाइल इंपोर्ट की थी वो क्या थी, वो थी abc1.py। ठीक है, इसीलिए इसने abc1 को जो इसने कंपाइल किया है ना, वो इसने दिखाया हुआ है। ठीक है, abc1 जाहिर सी बात है कंपाइल हुई है। अच्छा, अब देखते हैं ये सी पाइथन क्या है। अच्छा, सी पाइथन बेसिकली क्या है, हमारे ना जो वीएम जो है ना, वर्चुअल मशीन, जो हमारे पास इंजन है, जो वर्चुअल मशीन क्या है, वीएम एक इंजन है जो हमारे पास कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो इंटरनली ना सी लैंग्वेज का यूज करते हुए बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, हाँ, जाइथन भी हमारे पास है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, जाइथन इधर आ जाएगा अगर आप लोग इधर आके जस्ट सर्च करें कि व्हाट इज जाइथन। ठीक है, तो जाइथन हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, जाइथन हम इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो वो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ सी पाइथन पे आते हैं। ठीक है, सी पाइथन क्या है, सी पाइथन बेसिकली वर्चुअल मशीन, मतलब वीएम जो इंजन है, अब वर्चुअल मशीन था वीएम था पता नहीं, वीएम एक इंजन है जो क्या करते हैं, जो सी लैंग्वेज का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और उसको हम कहते हैं सी पाइथन। ठीक है, और इधर आपके पास जो करंट इन्वायरमेंट है, जैसे मैं 3.13 वर्जन यूज कर रहा हूँ करंटली अपने पाइथन में, इसीलिए इधर लिखा हुआ है 3.13। और डॉट पीवाईसी का मतलब है कन्वर्टिंग फ्रॉम पाइथन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं इसको अभी खोलूंगा ना, ये मुझे कहेगा कि आप देख ही नहीं सकते इस फाइल को। क्यों? क्योंकि बाइट कोड में फाइल दिख ही नहीं सकती, क्योंकि कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है ना, वो हमें समझ में नहीं आ सकता। कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो हम नहीं समझ सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। अगर मैं इसको लिखूँ ना ओपन एनीवे, तो पता नहीं क्या दिखाएगा, देख लेंगे। ये इस तरीके से कुछ क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है इसका ना। ये बेसिकली आप लोग ये समझे, ये प्रोग्रामिंग है जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुई हुई है, जो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है जब आप इंपोर्ट फाइल करते हो, जब भी आपको दिखता है। ठीक है, अगर इंपोर्ट का समझ में नहीं है तो नहीं समझिएगा। असल मकसद ये था कि पाइथन के वीएम को इंट्रोड्यूस करना, कि वीएम एक इंजन होता है जो हमारे पास पाइथन के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और वीएम यूजुअली मतलब नॉर्मली जो है वो सी पाइथन का यूज़ करता है। सी पाइथन क्या है, सी पाइथन वीएम बेसिकली एक सी लैंग्वेज का यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो कंपाइल करता है बाइट कोड में। ठीक है, और उसको हम कहते हैं पीवाईसी उस फाइल को। ठीक है, और 3.13 हमारे पास वर्जन है, सिंपल, बस सिंपल। अगर जाइथन अगर कोई इंस्टॉल करेगा तो वो जाइथन का यूज़ करेगा, जो बेसिकली जावा में कन्वर्ट, जावा के थ्रू कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वी कैन यूज़। ठीक है, so this is kind of thing we have to work with internally with Python inner working. ठीक है, if you guys have any question just let me know. हाँ, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बेसिकली क्रिएट हो जाएगा फोल्डर ना। अच्छा, वर्चुअल मशीन मैं एक मिनट ना कंफर्म कर दूं, क्योंकि वर्चुअल मशीन ना सर्वर पे भी हमारे पास ना वर्चुअल मशीन होती है। तो एक मिनट मैं वीएम का ना मैं कंफर्म कर दूं, ताकि यू गाइस डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी ऑन इट। हाँ ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनली एक इंजन होता है जो ये सारा काम करता है। ठीक है, पीवीएम। तो ये हमारे पास सीन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और क्लियर नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, हम उसको देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसका सिर्फ मकसद ये था कि क्योंकि नॉर्मली ना कोई अगर आप कहीं देखेंगे तो वो सिर्फ पाइथन का वो बता देंगे, अपना सारा काम करवा देंगे, लिस्ट के बारे में बता दिया, वो बता दिया। बहुत इंटरनली बहुत काम होता है कोडिंग में। लूप्स के बारे में अगर आप उसकी इंटरनली अगर उसको समझे ना, तो बहुत मजे का है। उधर एक आइटर का एक फंक्शन होता है इंटरनली जो पाइथन को कॉल करता है, और बहुत सारे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट जैसे हमने समझा था। तो वो बहुत सारी चीज़ें। और पाइथन में ना, पाइथन में बहुत मतलब ऊप्स जब अगर पढ़ा हमने, आप तो अलग से पढ़िएगा, तो पाइथन के अंदर हर चीज़ ऊप्स है। मतलब लिस्ट भी जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट है। खैर छोड़ें, उसके बारे में छोड़ें। बट व्हाट आई वांट के थोड़ा सा इंटरनली थोड़ा सा समझ में आ जाए, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो पाइथन के साथ। और ये पाइथन की जैसे इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट की अलग है। सी पाइथन इसीलिए यूज़ करता है पाइथन, क्योंकि सी इज़ द मदर ऑफ लैंग्वेज। और सी की जितनी फास्ट स्पीड है उससे ज़्यादा किसी की भी स्पीड नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये वर्चुअल मशीन पाइथन से डायरेक्ट इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, या इसका कोई और भी प्रोसीजर है, या मिड में कोई और लैंग्वेज है? ठीक है, वर्चुअल मशीन ना कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वर्चुअल मशीन बेसिकली एक इंजन है जो सी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए पाइथन को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज हम कोई सी भी लैंग्वेज है उसको बता सकते हैं,
तो वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और वो बेसिकली उसमें मैं जावा अगर हम उसको बताएंगे तो वो जाइथन यूज़ करके और वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जाइथन हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है पहले, ठीक है, और हमें उसको बताना पड़ता है अपनी कन्फिग्रेशन में कि अगर कोई भी कंपाइलेशन हो तो वो जाइथन में करना, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन है। अगर सारा क्लियर है तो मुझे 2 दफ़ा कोई क्लियर कह दें, फिर हम दूसरे टॉपिक में मूव हो जाएंगे। ये इंजन से मुराद कोई प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है? ये इंजन से मुराद आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल जैसे सर्वर होता है ना, जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ हमारे पास क्या आता है, एक ना एक पूरा एक क्या कहूँ, रैम आती है, ठीक है, और एक पूरा एक प्रोसीजर आता है जो सीपीयू जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या होता है, वो एक इंजन होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को संभाल रहा होता है। तो पाइथन के अंदर ना एक इंजन है जिसको हम कह रहे हैं वीएम, जो सीपीयू की तरह काम करता है, जो प्रोसेस करता है ये सारा काम। बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, ये तो मैंने एक बताया, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ना, तो ये हमारे पास इंजन है, ठीक है। सही है, फिर क्लियर है तो ठीक है, दैट्स एनफ। अच्छा, अब हमें आगे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन मतलब फंक्शन को हम थोड़ा सा डेप में हमें पढ़ना था। तो मैं अब मैम मरियम को मैं कहूँगा कि वो स्टार्ट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम आगे जो भी हैं वो हम कंटिन्यू कर देते हैं। जी मैम, मरियम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। और मेरी स्क्रीन पे बताएगा विजिबल है? यस मैम, इट इज़ विजिबल। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो कि आई गेस इम्पॉर्टेंट है और वो मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑल्ट का एक फंक्शन होता है जो कि कोलैब में भी काम करता है और वीएस कोड में भी काम करता है। इसका ये पर्पस होता है कि अगर आपको सेम लाइन ऑफ कोड 4-5 जगह में लिखना है, तो इंस्टेड के आप क्या करो कि अभी एक लाइन ऑफ कोड लिखो, फिर उसे कॉपी करो, फिर आगे जाके पेस्ट करो। तो आप एक ही कोड के अंदर डिफरेंट कर्सर्स बना सकते हो और उसमें उस तरह से जो है वो आप काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी कोड ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर भी कुछ प्रिंट कराना है और यहाँ पर भी कुछ प्रिंट कराना है। तो अगर हम इसे मैन्युअली करें तो हम प्रिंट आगे उसके स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसे जो है हम कॉपी करेंगे, फिर आगे जाके पेस्ट करेंगे, राइट। तो ऑल्ट का फंक्शन क्या करता है, आपको ऑल्ट में क्लिक करना है और आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पे आपका एक नया कर्सर जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। तो आप जो हो इस तरह से इसको यूज़ करते हुए जो है डिफरेंट जगह में एक ही टाइम में जो है वो सेम कोड लिख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे तीनों में एक ही लाइन लिखनी है और वह मैं लिखती हूँ कि प्रिंट ABC, ठीक है। तो अब ये देखो कि क्या हुआ है कि ऑल्ट और जहाँ पे हमने क्लिक किया हमने मल्टीपल कर्सर्स बनाए ऑल्ट की को यूज़ करते हुए। ऑल्ट वाली की आपके कीबोर्ड में है जिसे भी नहीं पता तो आपने जो है सेम लाइन ऑफ कोड जो है वो लिख दी मल्टीपल जगह में, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और उसके बाद आपको इन बेसिक ऑपरेशंस का तो पता होगा, प्लस माइनस, स्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं, और डिवीजन, ये तो सबको पता है ना? हाँ यस मैम, ये तो पता है। ओके। अब हम आगे कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं। हमारे पास जो है ये एक साइन होता है जिसे आप लोग परसेंटेज का साइन बोलते हैं, लेकिन बेसिकली पाइथन में ये रिमाइंडर का साइन होता है। ये क्या करता है, जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं आपस में तो उनका जो रिमाइंडर आता है ये वो हमें बताता है। अब रिमाइंडर कैसे, फॉर इंस्टेंस हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3, ठीक है, और 2 को, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 1 2, एंड उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1। तो ये जो परसेंटेज जो हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करते हैं रिमाइंडर का ऑप्शन, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जब भी हमें अपने कोड में रिमाइंडर यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो है साइन यूज़ करेंगे। मैं आपको इसे रन करके भी दिखा देती हूँ अभी। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर इंस्टेंस 5, ठीक है, और दिस रिमाइंडर साइन, और हम इससे कर देते हैं
हैं 3 में डिवाइड करते हैं और हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आया 2, विच इज़ द रिमाइंडर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। हमारे पास ये फ्लोर डिवीजन होती है, इसका शायद सर ने भी आपके साथ जिक्र किया हो। नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं दो ऐसी चीज़ों को डिवाइड करते हैं, दो ऐसे टीचर्स को डिवाइड करते हैं जो कि कम्प्लीटली जो है एक दूसरे में डिविजिबल नहीं होते, तो वो हमें फ्लॉट में आंसर दे देता है, यानी पॉइंट में उसे कम्प्लीटली डिवाइड करके उसका आंसर दे देता है। लेकिन अगर हम ये फ्लोर डिवीजन जो है ये यूज़ करते हैं, जिसमें आप डिवीजन का साइन डबल टाइम्स 2 दफ़ा लगाते हो, तो वो क्या करता है, आपको जो रिमाइंडर वाला पार्ट होता है वो नहीं देता, जो सिर्फ आपका विदाउट डेसिमल जितना आपका आंसर आता है वो आपको वो दे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल डिवीजन के साथ उसने 2.5 आंसर दिया, पर हमने ये जो फ्लोर डिवीजन यूज़ की उसने उसके आंसर में हमें सिर्फ 2 दिया। ठीक है, और मैं आपको स्टेरिक स्टेरिक का बताना चाहती थी। जब भी आपने पाइथन में किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेना है, एक तो आप सिंपल मेथड ये यूज़ करते हो कि 5 × 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। लेकिन एक और मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, आपको जिस भी चीज़ का स्क्वायर लेना है, आप क्या करते हो, उसके साथ स्टेरिक स्टेरिक लगा देते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अभी हम इसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसे बोलते हैं लाइन ब्रेक। ये हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में ना हो कि हम इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ करते हैं, और जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ये एक लाइन ब्रेक ऐड कर देगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट में हाय, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड करते हैं, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि वी आर, ठीक है, लर्निंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट में उसने हमारे पास हाई के बाद एक लाइन ब्रेक ऐड की, और उसके बाद जो है वी आर लर्निंग को प्रिंट करा दिया। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम लाइन ब्रेक ऐड करते हैं तो हम उसमें बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, और जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम उसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, जो कि ये है। ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। हाँ, जी अब मैम। यस मैम। ओके, अब मैं आपको बताना चाह रही थी एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स बेसिकली सिंपल होती हैं। इसमें ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है, अब नॉर्मली क्या होता है कि आप जो हो कोई भी कोड लिखते हो और उसमें आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप अगर एफ स्ट्रिंग नहीं यूज़ करते तो आप क्या करते हो, ए में कोई भी इनपुट ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको गुड आफ्टरनून और आगे ए में जो भी इनपुट पे वो अपना यूज़र नाम देगा आपको वो प्रिंट कराना है। तो आप क्या करते हो, गुड आफ्टरनून लिख रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कोमा लगा रहे हो, फिर नाम लिख रहे हो, फिर कोमा लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो। तो ये जब आप एक फ्लो में कोड कर रहे होते हो तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप स्टफ हो जाता है। तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हुए आप इस सब को एक ही लाइन में प्रिंट करा सकते हो। और उसका मेथड क्या है, आपको बेसिकली क्या करना होता है, प्रिंट लिखना होता है, और उसके स्टार्ट में आपको एफ ऐड करना होता है, और उसके बाद सिंपल आपको अपनी स्ट्रिंग लिख देनी होती है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं हाय, ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर आपने वेरिएबल की वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है वहाँ पर आप मिडिल ब्रैकेट्स यूज़ करते हो और उसके अंदर वेरिएबल लिख देते हो। ठीक है, उसके बाद आप आगे कुछ भी लिख सकते हो कि नाइस टू मीट यू, राइट। तो अब क्या हुआ, अब हमने बजाय इसके कि हम एक कोमा लगाएं फिर वेरिएबल लिखें फिर कोमा लगाएं उसके बाद दोबारा जो है ये स्ट्रिंग, ये जो हमारे इन्वर्टेड कोमास है वो लिखें, उसके बाद अपनी नेक्स्ट लाइन लिखे, हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू थी उसे भी ऐड कर दिया। ठीक है, और हमें कोई कोमास और ये जो इन्वर्टेड कोमास वाले चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ा, और हमने एक फ्लो में अपना पूरा कोड लिख दिया। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया अपना, और हमने इसे रन किया तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कोड लिखने में थोड़ी स्ट्रगल की। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्मार्ट वर्क जो है यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो ये एफ स्ट्रिंग था, और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ तक क्लियर है सबको?
यस मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, वो ये कि हम मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट, अच्छा। मल्टीपल लाइन कमेंट एक तो तरीका ये होता है कि आप जो हो सब में जो है वो लगा दो हैश हैश टैग का साइन। लेकिन ये भी ऑब्वियसली टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, स्ट्रिंग के स्टार्ट में 3 दफ़ा जो है अपना ये कोमास लगाते हो। आप आइधर सिंगल कोमा भी यूज़ कर सकते हो और डबल कोमा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हम डबल यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से, आई डोंट नो ये यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा है, लेकिन ये वैसे इस तरह से जो है मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। और ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये बेसिकली लैंग्वेज के कोड में ये चीज़ नहीं दी जाती है। ये जिसे कहते हैं कि जब डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे थे तो ये एक जुगाड़ वाला तरीका था जो इन्वेंट हुआ था। असल में जो इसके कोड में चीज़ दी जाती है वो हैश वाला साइन ही है। लेकिन जो हम ट्रिपल स्ट्रिंग साइन लगा के यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डेवलपर्स ने ये चीज़ टाइम टू टाइम डिस्कवर की थी कि इस तरह से चीज़ें कमेंट हो जाती हैं। बट जो एक हमारे पास सही और प्रोफेशनल मेथड है वो होता है कि सबको हैश के साथ जो है वो कमेंट कर देना। और हैश लगाने का बेसिकली जो इजी तरीका है, जैसे मैंने इन सब लाइंस को एक ही दफ़ा में कमेंट और अनकमेंट कर दिया, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ये वाला साइन प्रेस करना होता है। तो वो और जो भी आपने उसमें लाइंस ऑफ कोड सेलेक्ट की होती हैं वो सारी कमेंट हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू मैम, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। सर बिलाल ने आपको जो है फंक्शंस पढ़ाए थे, राइट? डेफ का कीवर्ड यूज़ करके आपने फंक्शंस पढ़े थे। हमने एक चीज़ देखी थी कि हम फंक्शंस के बाद एम्पटी ब्रैकेट्स लगा रहे थे, ठीक है? और हमने ये भी उसके साथ में डिस्कस किया था कि हम लोग जो है इसका जो पर्पस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि इन एम्पटी ब्रैकेट्स का क्या काम होता है। बेसिकली जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना, तो ये तो सिंपल फंक्शंस थे, हमने इसमें कोई पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं किए, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं फंक्शंस में कोई भी पैरामीटर पास करने के लिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप हमने कल पढ़ा, हमने a=2 कह दिया था, b=3 कह दिया था, और हमने कह दिया था प्रिंट a+b, ठीक है? और अभी हम फंक्शन को रन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन की आउटपुट सिर्फ तब आती है जब हम उसे कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन को जो है वो कॉल करते हैं सम, ठीक है? और हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बेसिकली वो हमें क्या करेगा, a+b को प्रिंट करा के दे देगा, यानी कि 3+2 को वो यहाँ पर हमें कर देगा 5, ठीक है? अब इस तरह से क्या होगा कि फंक्शन का जो सही यूज़ है वो यहाँ पर नहीं हो रहा, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं, अगर हम दो और वेरिएबल्स लें सी और डी, ठीक है? और हमें उनमें जो है वो कुछ भी जो है प्रिंट कराना है। सी की अपनी वैल्यू 5 ले लेते हैं और डी की अपनी वैल्यू 3 ले लेते हैं। और अगर हम सी और डी लिखने के बाद जो है सम का फंक्शन यूज़ करें, जैसे मैं ये कोड यहाँ पर दोबारा से रन करती हूँ, ठीक है? मैंने इसे रन किया तो इसने हमें 3 और 2 को प्रिंट करा के 5 दे देगा। हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे हमें आउटपुट में दे दिया 5, ठीक है? व्हाट इफ़ मेरे पास वेरिएबल हो c=3 और d=5, और मैं यहाँ पर सम का फंक्शन यूज़ करती हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5 सी और डी को प्लस करा देगा। लेकिन उसने क्या किया, प्लस नहीं कराया, उसने हमें ए और बी का ही जो है वो सम दे दिया, ठीक है? तो इस तरह से फंक्शंस को बनाने का जो सही वाला फ़ायदा वो तो हमें नहीं ना हुआ कि हम चाह रहे थे कि हम कहीं पे भी सम यूज़ करें, इंस्टेड कि हमें कितनी लंबी लाइन ऑफ कोड लिखे प्रिंट a+b, तो हमारा फिर ये सिस्टम चले। तो हमने इसलिए फंक्शन बनाया ना। तो हम फंक्शंस में क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स कहाँ पर पास करते हैं, फंक्शन, ठीक है? फंक्शन आता है हमारे पास, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पर डेफ आया, ठीक है?
फंक्शन डेफ लिखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हो तो कुछ भी, जैसे मैंने ए और बी पास किया। उसके बाद आप कोलोन लगा के इंटर प्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेशन दे देता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें लिखती हूँ प्रिंट ए प्लस बी, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ना ए की कोई वैल्यू दी ना बी की कोई वैल्यू दी। तो इसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, कि मैंने ए कोई भी उससे बता दिया कि एक पैरामीटर ए है, ठीक है, और एक पैरामीटर बी है, कुछ भी हो सकता है। और आपने क्या करना है, सम जब इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपने इस फंक्शन के रिजल्ट में ए और बी को सम कर देना है। अब अगर ए में इंटीजर्स होंगे तो एज अ रिजल्ट ए और बी में सिंपल एडिशन हो जाएगी। अगर इसमें स्ट्रिंग्स होंगी तो एज अ रिजल्ट कंकेटिनेशन हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं सी, पहले सिंपल लेके चलते हैं। ए इक्वल्स हम दे देते हैं 3 और बी इक्वल्स हम दे देते हैं 4, और हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। ये हम फंक्शन को अब कॉल कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे, सम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें दो पैरामीटर्स ए और बी दे देंगे, राइट। तो हमने इसे रन किया तो इसने हमें अब 4 और 3 का सम दिया है, ठीक है। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकते, हम कोई भी वेरिएबल्स ले लेते हैं। हम सी को कह देते हैं 9 और हम डी को कह देते हैं 5, ठीक है। और अब हम सम को कॉल करते हैं और हम यहाँ पर जो है सी और डी को पास करा देते हैं और हम इसे रन करते हैं तो इसने हमें अब क्या किया, सी और डी का सम दे दिया। सो दीज आर द पैरामीटराइज्ड फंक्शन, कि हमने उसे कहा कि आपको कोई भी दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, आपने क्या करना है, रिजल्ट में उन दोनों का सम प्रिंट करा देना है। तो ऐसे ही हुआ, हमने दो वेरिएबल्स, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सम, ठीक है, और हम लिख देते हैं डी और ई। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमें नहीं पता, पाइथन को नहीं पता कि अब इसमें ई क्या है। इससे हमें एरर दिया, नेम ई इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ना हमने ई को इनिशियलाइज कराया, ना हमने उसकी कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, तो ना ही हमने उसे एज अ वेरिएबल जो है कुछ भी बनाया। तो अगर हम डी की जगह यहाँ पर बी लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू भी है जो कि 5 है, और हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू भी है जो कि हमारे पास 4 है। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो डी और बी का सम 5 + 4 प्रिंट करा के हमें 9 दे देगा। सो ये हमारे पास है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं पिछले आपने जो आल्ट वाला बताया तो उस फंक्शन में क्या रन कर सकती है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। और जो पहले स्टार्ट में मैम आप बता रही थी वो आल्ट, हाँ जी। जो मतलब एक ही दफा हम जो चीजें हमें प्रिंट करनी होती है तो आल्ट लगा लेते हैं तो जो जितनी भी चीज होती है वो सारी एक ही दफा हमारे पास आ जाती है। वो जरा इस पे रन कर सकती है? अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है प्रिंट का फंक्शन हमारे पास, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर, और हम कहते हैं कि हमें इन तीनों सम्स के बाद जो है वो कुछ एक चीज़ प्रिंट करानी है। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है डन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे कॉपी कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे दोबारा लिखूँगी तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है वो काम हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह में मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट ऑल्ट आपने प्रेस करके रखना है, ठीक है। जब जब आपको मल्टीपल कर्सर्स बनाना है अपने ऑल्ट को प्रेस करते हुए जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे। जैसे एक मैंने कर्सर यहाँ पे बनाया, ऑल्ट को, ऑल्ट की मैंने अभी प्रेस की हुई है इस वक्त, एक मैंने कर्सर यहाँ पे बनाया, एक मैंने कर्सर यहाँ पे बनाया। अब क्या हुआ, तीन डिफरेंट जगह में तीन कर्सर्स बन गए। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो ऑब्वियसली जो भी आप लिख रहे हो वो सब जगह में आप एक दफ़ा टाइप करो, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपने कर्सर्स बनाया वो हर जगह में टाइप हो रहा है। क्लियर है? जी जी जी, थैंक यू। ओके। अब हमने फंक्शंस भी देख लिए थोड़े से, और हमने एफ स्ट्रिंग्स देख ली, और जो हमारे पास बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें थी हमने वो भी देख ली। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं। एनीवन?
क्लियर है, ओके। अच्छा गाइस, अभी आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है, करने के लिए। बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट्स जो है, असाइनमेंट भी काइंड ऑफ छोटे से दो प्रोजेक्ट्स हैं या दो एक्सरसाइजेज आपके लिए, वो आपको मिलेगी और आपने वो सॉल्व करके ऑब्वियसली सबमिट करानी है गिवन लिंक पे। आपने अपनी कोलैब फाइल्स जो है वो शेयर करनी है, ठीक है, उनका जो लिंक है वो शेयर करना है। और उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एआई नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो है आपकी असाइनमेंट्स हैं, जो और उसमें से हम हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और हम आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रिक्वायर नहीं कर रहे कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा आइंस्टाइन वाली असाइनमेंट बना के हमें दें। आप बिल्कुल सिंपल और बिगिनर लेवल की चीज़ें भी लिखेंगे, सो इट विल बी फाइन। और अगर आप एआई करेंगे तो ऑब्वियसली एआई और हैंड रिटन में जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है इजीली। आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब्स बट द पर्सन यूजिंग एआई विल। ठीक है, तो एआई को वाइडली जो है वो आप इस्तेमाल करें। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है, आप यूट्यूब देखें। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा स्टफ़ पड़ा हुआ है इससे रिलेटेड। आप चैट जीपीटी को दें, उससे बताएं कि मुझे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए मुझे जो है प्रॉब्लम्स दें। और आप फिर उन्हें जो है उसका कोड लिखने की कोशिश करें। जी, आपका क्वेश्चन है मोहम्मद आशिक। यस मैम। जिस तरह हम मतलब मैम VS कोड में अपना मतलब फंक्शन जो है इंपोर्ट करते हैं, तो गूगल कोलैब पे भी हम कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया। सर बिलाल, आप इसे आंसर कर दें। ये क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जी सर, जिस तरह हमने मतलब विजुअल स्टूडियो कोड पे मतलब अपना फंक्शन को इंपोर्ट किया था मेन फाइल से, तो गूगल कोलैब पे भी ऐसा है, मतलब हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही हम दो मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं और उधर भी हम इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और अगर किसी ने एनवायरनमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा है तो हम गूगल कोलैब पे ना एक पूरा एक फोल्डर होता है ENVs का ना, तो वहाँ से हम एनवायरनमेंट्स को ही मंगवाते हैं। तो इस तरीके से हम फाइल्स भी मल्टीपल बना सकते हैं और उसको हम डॉट करके करंट डायरेक्टरी करके हम मंगवा सकते हैं। ठीक है। आप लोग कर लिएगा, देख लिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बता दिएगा, फिर हम देख लेंगे स्लैक वगैरह का। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। हमें जो है आपको आप लोगों ने टेबल्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है किसी भी नंबर का यूजिंग फॉर लूप, और फॉर लूप आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ही बता देती हूँ, ओवरव्यू जिसे कहते हैं वो दे देती हूँ, कि सबसे पहले हम क्या प्रिंट करा रहे हैं। हम यूज़र को प्रिंट करा रहे हैं, बता रहे हैं कि डिस्प्ले एनी टेबल यू वांट, तो हम इसे रन करेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने यूज़र से इनपुट मांगी, इंटर एनी नंबर, ठीक है। और हमने उस इनपुट को इंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने यूज़र से कोई भी नंबर मांगा इनपुट में, और हमने उस इनपुट को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में थ्रू टाइप कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से बोला कि हमें कोई भी जो है वो लिमिट दो जहाँ तक आप टेबल जो है अपना प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे आप 2 का टेबल 5 तक प्रिंट कराना चाह रहे हो, आप 5 लिख दोगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसे 5 तक प्रिंट कराएगा। 10 लिखोगे वो उसे 10 तक प्रिंट कराएगा। और हमने इसकी भी टाइप कास्टिंग करके इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और एक वेरिएबल बनाया लिमिट के नाम से, और उसमें हमने ये सब स्टोर करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने यूज़ की फॉर लूप, और फॉर लूप में हमने क्या किया, फॉर फॉर लूप में जो है हमने यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर हमने फॉर लूप में रेंज दी i to limit+1। अब यहाँ पर कोई बता सकता है कि हमने लिमिट+1 की जो है वो रेंज क्यों दी, हमने सिर्फ लिमिट क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र हमारे पास जो है लिमिट में यहाँ पर एंटर करता है, अगर यूज़र यहाँ पर जो है हमारे पास लिमिट में वो इंटर करता है फॉर इंस्टेंस 10, तो हम यहाँ पर उससे रेंज दे रहे हैं 1 2 हो जाएगा 10+1 11 तक। तो हमें तो टेबल 10 तक प्रिंट कराना है, फिर हमने उससे 11 तक की रेंज क्यों दी है, ये कोई बता सकता है।
क्योंकि मैम कल क्योंकि जो हमने पढ़ा एक था कि कम वो कम काउंट लेते हैं। करेगा। ठीक है, आप बता रहे हैं क्या जमील अहमद? मतलब वो ऑलरेडी एक कम जो है ना 1 माइनस काउंट करेगा। हाँ जी, ठीक है, आप जरूर बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि वो जो है, जो हमने उसे अपर लिमिट हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमने उसे दी होती है, वो उससे एक कम तक जो है वो कंसीडर करता है। तो सेम इज द केस हेयर, इसलिए हमने उसे लिमिट प्लस वन दी है। उसके बाद हमने फॉर लूप के सिंटेक्स के मुताबिक यहाँ पे कोलोन लगाया, इंडेंटेशन दी। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया बी, और हमने बी में क्या स्टोर कराया, ए स्टेरिक आई। हम यहाँ पर देखते हैं, ए में हमारे पास क्या था, ए में हमारे पास कोई भी नंबर था जिसका हमने टेबल प्रिंट कराना है। फॉर इंस्टेंस यूज़र हमें कहता है कि आपने टू का टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, और आपने टू का टेबल कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 तक। तो ए स्टेरिक आई का मतलब क्या है, अभी फॉर लूप हमारी चल रही है, अभी हमारे पास जो आई की वैल्यू है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ। अ, यहाँ पर जो है, इस वक्त हमारी आई की वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, ये फॉर लूप की फर्स्ट आइटरेशन है, इसमें हमारी आई की वैल्यू वन है। और अब बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, ए तो हमारे पास फिक्स है, जो यूज़र ने हमें कहा है कि टू का टेबल प्रिंट कराना है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेरिक आई की वैल्यू अभी हमारी फर्स्ट आइटरेशन चल रही है, तो क्या होगा, वन। तो टू स्टेरिक वन विच इज़ इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स टू। तो ये टू के टेबल की फर्स्ट आइटरेशन चली, हमने प्रिंट कराया ए। ए ए यहाँ पर हमने जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा। इट मींस कि ए जो है हमारे पास यहाँ पर एज एन टीजर ही काउंट होगा। ए हमारे पास क्या है, टू, टू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स इस तरह से प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू आएगी जो कि इस वक्त वन है, उसके बाद इक्वल्स टू आएगा, उसके बाद बी हमारे पास आएगा। और बी का इस जो भी आंसर आएगा टू प्लस वन, तो वो इक्वल्स टू टू। हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन में ये सब होगा। उसके बाद वापस से जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट आई इज इक्वल्स टू टू में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन में आई इक्वल्स टू टू आएगा, और बी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा टू स्टेरिक टू। ठीक है, और सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स फोर। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि हमारा प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है? ये जो जी हमने जी मैम। टेबल प्रिंट कराया यूजिंग फॉर लूप, इसकी समझ आ रही है सबको? अब हम इसे रन भी करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसे रन किया। एक मिनट, इसे कहीं और रन कर लेते हैं। इसे मैंने रन किया, पहले उसने मुझसे पूछा डिस्प्ले द टेबल यू वांट। मैं कहती हूँ मुझे फोर के टेबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट ऑफ द टेबल मुझे 10 तक चाहिए। और यहाँ पर उसने मुझे सारा टेबल एज इट इज़ प्रिंट करा दिया। आप कोई भी टेबल जो है ये यूज़ करते हुए प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग फॉर लूप। ये मैं चाह रही थी कि आपको असाइनमेंट में दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये आपको यहाँ पर बता देना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रेंज और बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो हमने उसे मैन्युअली देके। अच्छा, हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, क्या ख्याल है, कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा कैसे कर सकते हैं? वो हैंड रेस कर दे। कोई बताना चाहेगा हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो हैंड रेस कर दे। हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब मैं यहाँ पर नीचे लिखती हूँ प्रिंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिखी, मिडिल ब्रैकेट्स, सॉरी, एफ स्ट्रिंग लिखी, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू किए। अब हमें मिडिल ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देन अगेन मिडिल ब्रैकेट्स उसमें आई की वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स, और अगेन मिडिल ब्रैकेट्स उसमें बी की वैल्यू। अब बजाय इसके कि हम इतनी मेहनत मशक्क़त करें, कॉमर्स लगाएं, फिर दोबारा जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स लिखें, अगर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, फॉर, उसके बाद अब हम फाइव तक प्रिंट करा लेते हैं, तो हमारे पास जो है अभी भी सेम आया है। इसे हम ज़रा कमेंट कर देते हैं, फिर हमारा कोड ज़्यादा अच्छे से रन हो जाएगा। हम दे देते हैं फाइव, दे देते हैं, और इसका टेबल हमें सिक्स तक प्रिंट कराना है। तो सेम उसने हमें यही दिया। पर क्या हुआ, एफ स्ट्रिंग यूज़ करने से हमारी मेहनत और हमारा टाइम दोनों चीज़ें बच गए। अब यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।
क्लियर है यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं हमें क्लियर, स्ट्रेट में नहीं देगा फिर, या उधर जो हमने एडेंटेड यूज किया वो उसको वर्टिकली करे? आप स्पेसेस की बात कर रहे हैं? जी जी, तो मतलब आप सीधा यहाँ पर बिल्कुल। सीधा नहीं नहीं, सीधा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले वो आई की फर्स्ट आइट्रेशन में चल रहा था तो उसने एक लाइन में प्रिंट कराया। उसके बाद अब वापस से ऊपर जाते हो वो आई की सेकंड आइट्रेशन में चलता है तो वो फॉर श्योर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि आई की आइट्रेशन चेंज हुई है और इसी तरह जो है हमारा सब सिस्टम चलेगा। क्लियर है? जी जी, क्लियर, थैंक यू। ओके, अब हम इसे एंड करते हैं अपने सेशन को। हमारी पाइथन हमने यहाँ तक ही कवर करनी थी। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। मैं बस ये आपसे पूछना चाहती थी कि इसमें मुझे मिस्टेक बताएं, इस सारे कोड में क्या है? कोई बता सकता है इसमें क्या मिस्टेक है? मैं इसे रन करती हूँ। ये बेसिकली एक सिंपल कोड है जिसमें आप डे वाइज जो है मेन्यू में डिशेस पूछ रहे हो। दो मिस्टेक्स हैं मेजर वाली, कोई बता सकता है? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होनी चाहिए। मैम एक तो कॉलन लगाएंगे इसके बाद। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑल्ट और अपने कर्सर वाला मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी एल्स सिर्फ के बाद कोई भी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, सेकंड मिस्टेक। बच्चों टाइम नहीं है, जल्दी। सेकंड मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक कौन? हमारे पास ये है कि हमने इंडेंटेशन नहीं दी। इंडेंटेशन नहीं चैट दिए? में इसका आंसर आया है। और जी। थर्ड मिस्टेक क्या है वो कोई बता सकता है? थर्ड मिस्टेक ये है कि हमने एल्स के बाद कंडीशन दिया, एल्स के बाद कंडीशन नहीं आती। ठीक है, तो हमारे इस कोड में ये मिस्टेक्स थी। और आप पाइथन एक बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आप इसमें अगर अपना कोडिंग जर्नी कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इससे बहुत ज़्यादा गेम्स भी बना सकते हो। ये मैंने एक बहुत सिंपल गेम बनाई है, ठीक है, स्नेक वाटर गन गेम। इसमें आप इसमें आप कुछ भी, इसमें इम्पोर्ट रैंडम यूज़ हुआ है जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे वाटर सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड जो है कंप्यूटर ने गन चूज़ किया और मैं जीत गई, गन ड्राउंड इन द वाटर। ठीक है, और इसी तरह कौन बनेगा करोड़पति की एक छोटी सी प्रोजेक्ट टाइप बनाया है। तो ये हमारा पाइथन का यहाँ तक जर्नी था। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको सब क्लियर है? ओके, आप अपनी असाइनमेंट देख लीजिएगा और इसे टाइमली सबमिट करा दीजिएगा। और हम अपना सेशन एंड करते हैं। मैम अरुज, हम एंड कर सकते हैं?